हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज अपन एक नई सीरीज लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस की। ये रीट के बच्चों के लिए है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम है महीने भर में। ये उनके लिए है। मैंने ये देखा है कि रीट में जो 10 नंबर है कंप्यूटर साइंस के, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर है। बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 10 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि इन बच्चों ने कंप्यूटर को अपनी स्कूल टाइम में भी नहीं पढ़ा है और न फिर कॉलेज के टाइम में पढ़ा है, क्योंकि वो उनके सिलेबस वगैरह में नहीं रहता है। और दूसरा ये कारण है कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आसान आसान सवाल नहीं मिल रहे हैं। तो इसके कारण भी बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो सवाल आ कहाँ से रहे हैं? जैसे आप पुराने पेपर, रीट के पुराने पेपर को एनालिसिस करोगे तो आप ये देखोगे कि जो मैक्सिमम सवाल हैं, अधिकतर जो सवाल है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से ही आ रहे हैं। तो राजस्थान बोर्ड में कक्षा 1 से लगा के 12 तक साइंस की बुक चलती है। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, जो ज्यादातर क्वेश्चन है, वो क्लास 6 से लगा के 12 तक की कंप्यूटर साइंस की बुक से ही आपके सवाल आ रहे हैं। तो इस सीरीज में अपन राजस्थान बोर्ड की जितनी भी कंप्यूटर साइंस की बुक्स है, हर बुक्स को कवर करेंगे, और वो भी एमसीक्यू के रूप में। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बुक को पढ़ो, थ्योरी पढ़ो बुक की, फिर आप क्वेश्चन लगो। उससे अच्छा है बुक से बनने वाले सारे क्वेश्चन आप लगा लो, और उसके बाद में इन्हीं क्वेश्चनों का आप रिविजन करते रहो। तो आज से क्लास स्टार्ट करें। आपको हर क्लास की यहाँ पे एमसीक्यू मिलेगी, हर चैप्टर की यहाँ पे एमसीक्यू मिलेगी। आज अपन पहली क्लास, क्लास 9th का पहला चैप्टर लेके स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक सेकेंड। हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो है निर्देशों का समूह है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का समूह है। देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या है? आप कोई भी कंप्यूटर भाषा जानते हो, जब आपने कंप्यूटर भाषा में एक लाइन लिखी है, उस लाइन को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का मतलब है, उसे बोला जाता है निर्देश। तो क्या बोला जाता है? निर्देश बोला जाता है। यदि आपने बहुत सारी लाइन लिख ली, इन्हें बोले जाता है निर्देशों का समूह है। और इस निर्देशों के समूह को बोलते हैं प्रोग्राम। या तो आप प्रोग्राम बोल दो इसे, या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल दो, या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या है? निर्देशों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सी भाषा का विकास किसने किया था? सी भाषा का विकास किया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची नाम का एक व्यक्ति था जिसने सी भाषा को इजाद किया था। अब देखो, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज भी है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है बिल गेट्स। बिल गेट्स का संबंध है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ये आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले आता है आपके पास डेटा। डेटा में क्या क्या आता है? जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो मैसेज में आप क्या क्या भेज सकते हो, वो सारी चीज क्या आती है? डेटा में आती है। तो देखो, जो कच्चे आंकड़े हैं वो आते हैं डेटा में। कच्चे आंकड़े किस में आते हैं? डेटा में आते हैं। फिर इस डेटा को आप प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने के बाद डेटा को क्या करोगे? आप प्रोसेस करोगे। प्रोसेस करने के बाद ये क्या बन जाएगी? सूचना बन जाएगी। सूचना को अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सूचना का, सूचना की जानकारी से अपन को क्या बनती है? अपनी नॉलेज बनती है। सूचना से अपनी क्या बनती है? नॉलेज। नॉलेज को क्या बोलते हैं अपन? ज्ञान बोलते हैं। और इस ज्ञान का अपन सही समय पे सही उपयोग करें तो उससे क्या बनती है? अपनी विजडम बनती है। तो देखो, इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले आएगा डेटा। डेटा के बाद में आएगी अपने पास नॉलेज। सॉरी, डेटा के बाद में आएगी अपने पास इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के बाद में आएगी अपने पास नॉलेज। और नॉलेज के बाद में आएगा अपने पास विजडम। देखो, डेटा को अपन प्रोसेस करेंगे तो अपने पास क्या आएगी? इन्फॉर्मेशन आएगी, सूचना आएगी। सूचना का सही इस्तेमाल करके अपन क्या आएगा? अपने पास नॉलेज बढ़ेगा, अपने पास ज्ञान बढ़ेगा, और अपन ज्ञान को सही समय पे सही डिसीजन लेके तो अपने पास क्या आ जाएगी? विजडम आ जाएगी। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। तो इसका सही आंसर हो गया डेटा। डेटा के बाद में इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, और फिर विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का वर्गीकरण आपके दिया गया है बुक्स में कंप्यूटर का। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है उसे बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जिसे बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा होता है जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं।
देखो, एनालॉग का मतलब है कि ये सतत डेटा पे कार्य करता है। सतत डेटा का मतलब है इसको लगातार डेटा मिलता रहेगा, इसको इसको बोलते हैं सतत डेटा। ये है वो डिस्क्रीट या असतत डेटा पे काम करता है, मतलब इसको कहीं कहीं पे डेटा मिलेगा, जैसे यहाँ पे डेटा मिल गया, यहाँ पे डेटा मिल गया, यहाँ पे डेटा मिल गया, यहाँ पे डेटा मिल गया। इस तरीके से काम कौन करता है? डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। और हाइब्रिड क्या है? दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का मिश्रण है, एनालॉग और डिजिटल का। जैसे आपने एनालॉग घड़ी देखी होगी, जो दीवार घड़ी रहती है उसमें जो सेकंड की सुई है वो लगातार घूमती रहती है, वो है एनालॉग वॉच। जो डिजिटल वॉच आपके पास आती है, जैसे आपको समय बता रही है 10:15, ये किस तरह की है? डिजिटल वॉच। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? ये सतत डेटा पर कार्य करते हैं। सतत डेटा का ये मतलब है, जैसे आप अपने दिन का टेम्परेचर बताते हैं, ऐसे बहुत सारी एप्स है जो आपका टेम्परेचर बताती है। तो ये किस प्रकार का डेटा है? सतत डेटा, जो लगातार कम होता रहेगा या ज्यादा बढ़ता रहेगा, या लगातार कंटिन्यूस उसकी अपन क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? सतत डेटा बोलते हैं। अगला, डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर है वो डिस्क्रीट डेटा पे, डिस्क्रीट डेटा या फिर इसको आप असतत डेटा भी बोल सकते हैं। तो अपन असतत डेटा भी बोल सकते हैं, असतत डेटा पर कार्य करते हैं। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिश्रण होते हैं, वो सतत और असतत दोनों प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं। अगला, डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य लाभ क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य लाभ है अधिक सटीकता। देखो, डिजिटल कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है? 0 और 1 के रूप में। यदि उसका ग्राफ देखोगे आप, ऐसे काम करेगा। 0 नीचे है, ऊपर क्या है? 1। ये 0 नीचे, ऊपर 1। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितनी भी बाहर इन्वायरमेंट की नॉइस है, नॉइस का मतलब शोर है, जो बाहर का शोर है उसको ये क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है, फिर उसको क्या कर देता है? ये दबा देता है। ये किस में रहेगा? आपके डिजिटल में रहेगा। मान लो जैसे यहीं पे शोर आई, तो ये जो सिग्नल है ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लग जाएगा। उससे क्या करेगा? इस सिग्नल को ये वाला कंप्रेस हो जाएगा। तो सबसे अधिक सटीकता किसमें रहती है? डिजिटल कंप्यूटर का। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन गलत है? उससे पहले देखो, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया था। पहले एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे डिजिटल कंप्यूटर और तीसरे हाइब्रिड कंप्यूटर। उसी तरीके से आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में आएंगे आपके मिनी कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके लास्ट में है सुपर कंप्यूटर। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अपन को सही कथन देखना है। एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। अगली चीज, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, ये कथन भी सही है। इनमें एक ही सीपीयू होता है, ये भी कथन सही है। इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक, टेबलेट आदि आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसमें सारे के सारे कथन क्या है? सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे इसलिए मिल रहे हैं कि इसका मैं एक ही एमसीक्यू के रूप में दे सकता था, लेकिन ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपका पेपर आ रहा है, रीट का जो भी पेपर आ रहा है, उसको आप आसानी से नहीं ले सकते। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे कि आपको 2-3 कथन दिए जाएंगे और उनमें से आपको छांटना पड़ेगा कि इनमें से 2 कथन सही है या फिर कौन से 2 गलत हैं। इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, आकार के आधार पर देख लिए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा है मिनी कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो, इसमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं, ये कथन भी सही है। एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है। इसका उपयोग बड़े बैंकों में या फिर ऑफिसों में किया जाता है। देखो, पहले देखा था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? एक सीपीयू होता है और एक समय में एक ही आदमी कार्य कर सकता है। उसके बाद में कौन सा है? कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इनमें क्या होता है? एक से ज्यादा सीपीयू। क्या होते हैं? एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। अगला देखो, रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्थाओं में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? उसमें उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इनकी जो मेमोरी होती है, क्षमता होती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे रेलवे स्टेशन है या फिर रेलवे आरक्षण के लिए, तो वहाँ पे पूरे इंडिया के लोग वहाँ पे आरक्षण के लिए अपनी बुकिंग करवाते हैं। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो कौन से लेते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे अनुसंधान चल रहा है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी डेटाओं को प्रोसेस करने के लिए। तो यदि आपको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए या फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो आप कौन से कंप्यूटर का काम में लोगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ये आपको याद रखना है कि रेलवे आरक्षण और बीमा कंपनी और अनुसंधान संस्थाओं में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम किसने बनाया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर सी बनाया था अपने सी डेक ने। सी की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट डेवलप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग, देखो एक कंप्यूटर आया था क्री XMP। ये कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया था और 1980 के आसपास अमेरिका ने ये वाला कंप्यूटर भारत को देने से मना कर दिया था। मतलब इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो भारत को आयात नहीं होते थे, तो ये भारत के लिए समस्या हो गई। तो उसी को काउंटर करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सीडेक करके ये जगह है, सेंटर है यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में। तो अमेरिका ने अपना ये सुपर कंप्यूटर भारत को देने से मना कर दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम क्या है? परम। देखो इससे 2-3 सवाल आपके बनते हैं। पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। और सीडेक की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। डीटीपी का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दस्तावेज डिजाइन एवं पब्लिशिंग के लिए। डीटीपी की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मतलब कंप्यूटर या इंटरनेट से आप जितने भी दस्तावेज बनाते हो और उनको पब्लिश करते हो, वो किसके अंडर आते हैं? डीटीपी के अंडर आते हैं। ये आपके कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं कि आपके कंप्यूटर को आपको किस किस क्षेत्र में आप उनका यूज कर सकते हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, या फिर पब्लिशिंग के क्षेत्र में हो गया। बहुत सारे क्षेत्र हैं, ये अनुप्रयोग हैं कंप्यूटर के कि कंप्यूटर के किस किस क्षेत्र में आप यूज कर सकते हो। तो आपको याद रखना है डीटीपी का मुख्य उपयोग क्या है? दस्तावेज डिजाइन करना और उन्हें पब्लिश करना। नेक्स्ट, सीबीटी का पूरा नाम है, सीबीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। दूसरा, सीबीटी का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सीबीटी का उपयोग किया जाता है शिक्षा व प्रशिक्षण क्षेत्र में। देखो जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की एक अभी योजना निकली थी पिछले कुछ 2 साल पहले, तो उसमें ऐसा है कि हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए थे। स्मार्ट बोर्ड का मतलब है कि ऐसा डिजिटल बोर्ड हर स्कूल में लगाया गया था और उसके साथ में एक हार्ड डिस्क दी गई थी। हार्ड डिस्क का मतलब होता है वो पेन ड्राइव जैसी होती है हार्ड डिस्क, लेकिन वो बड़ी होती है, उसकी साइज वगैरह बड़ी होती है, उसकी जो क्षमता रहती है वो अधिक रहती है। 4 TB के आसपास की हार्ड डिस्क थी और उस हार्ड डिस्क में कक्षा 9 से लेके कक्षा 9 से लेके 12 तक के हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर अवेलेबल थे। मान लो किसी स्कूल में किसी भी कारणवश से कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, मान लो मैथ का स्टाफ मौजूद नहीं है, क्लास 9 और 10 का मैथ का स्टाफ मौजूद नहीं है, तो उस हार्ड डिस्क को आप यदि स्मार्ट बोर्ड में लगाओगे और उसमें सारी क्लासेस थी, मतलब पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक उसमें थे, तो ये एक योजना थी। तो सीबीटी का मतलब होता है शिक्षा व प्रशिक्षण क्षेत्र में जितना भी योगदान होता है उसको सीबीटी बोला जाता है। नेक्स्ट, एमआईडीए का पूरा नाम क्या है? एमआईडीए का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जितने भी ये जो संगीतकार होते हैं उनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की धुन चाहिए होती है, तो एमआईडीए के माध्यम से इनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की धुन मिल जाती है। उस धुन को वो लोग कंपोज करते हैं, मतलब मिलाकर एक नई धुन निकाल सकते हैं। तो ये संगीत के क्षेत्र में यूज होता है। एमआईडीए की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? कंप्यूटर की ये जो सारी है कि सारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। गति का मतलब होता है कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। शुद्धता का मतलब है कि हर बार रिजल्ट आपको सही एक्यूरेट ही रिजल्ट आपको मिलेगा। शुद्धता, उसकी क्षमता वो अधिक होती है। स्वचालन का मतलब है वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। और संग्रहण क्षमता मतलब स्टोरेज क्षमता उसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारा डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। ये आपको सारी की सारी विशेषताएं याद रखनी है, जो 5 विशेषताएं यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में सही कथन है। देखो कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां थी, 1 2 3 4 और 5। जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बोला जाता है उनको। उसके बाद में जो कंप्यूटर बने थे दूसरी पीढ़ी के, उसी तरीके से आज के जो कंप्यूटर हैं उन्हें 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बोला जाता है। तो देखो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ये बिल्कुल सही कथन है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, ये भी सही कथन है। आंतरिक मेमोरी के लिए
चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया गया था, ये भी सही कथन है। तो ये सारे के सारे सही कथन है। इस क्वेश्चन से आपके 3 और 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि पहली पीढ़ी में पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो आपका उसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए किसका उपयोग करते थे, तो उसका आंसर होगा पंच कार्ड। ये पूछ सकते हैं कि आंतरिक मेमोरी के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, चुंबकीय ड्रम का। तो जितने भी ये 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं उन मैंने इसको एक ही स्लाइड में कवर कर दिया। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। नेक्स्ट, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ये सारे के सारे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये आपको याद रखना है, IBM 70, IBM 1600 और CDC 3600, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के उदाहरण है। दूसरी पीढ़ी में ये वाले कंप्यूटर बने थे। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वो थे IC पर आधारित थे। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है ऐसा एक सर्किट रहेगा और इस सर्किट पर मतलब एक सा बोर्ड रहेगा, एक बोर्ड रहेगा और इस बोर्ड के ऊपर हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगा दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, जो भी कंप्यूटर की साइज थी वो कम होने लगी थी और जो एफिशिएंसी थी उसकी वो बढ़ने लगी थी। तो तीसरी पीढ़ी में अपन ने किसका उपयोग किया था, IC का उपयोग किया था। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थे। देखो उसको समराइज कर लेते हैं इसको। कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। तो पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में अपन ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें IC का इस्तेमाल किया गया। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको याद रखना है। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, या फिर इसको आप VLSI भी बोल सकते हो। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक बार आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा या फिर VLSI भी मिल सकता है, ज्यादातर चांस है कि आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन यदि VLSI भी मिल जाए तो आपको चौथी पीढ़ी करना है। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें AI का इस्तेमाल किया गया। AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ULSI की फुल फॉर्म है, U का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था और उसका नाम क्या था, इंटेल 4004। ये भी आपको याद रखना है। अगला, CPU का पूरा नाम क्या है, CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। आपको ये सवाल अब तो आउटडेटेड हो गया, ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम चांस है कि ऐसे सवाल मिल जाए, और मिल भी जाएंगे तो उनको सारे लोग सही करेंगे, तो उससे आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है, ये कंप्यूटर का दिमाग, ये कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। नेक्स्ट, CPU के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, CPU के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है ALU, फिर आता है CPU और फिर है MU। देखो ये CPU का डायग्राम बना रखा है, देखो ये CPU है पूरा। इस CPU में अपन कुछ इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस जुड़ी हुई है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी है। CPU के 3 भाग होते हैं। पहला ये है जिसे ALU बोला जाता है, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है जिसे CU बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा है जिसे MU बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट। देखो, कंट्रोल यूनिट का ये मतलब है कि जितनी भी कंट्रोल करना है, कंट्रोल के जितने भी कार्य हैं वो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट कार्य करेगा। ALU का ये मतलब है जितने भी आप जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी आप चीज दे रहे हो, अंक गणित कर रहे हो या फिर जितने भी गणित की आप गणनाएं कर रहे हो, वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ALU के अंदर होगी। और मेमोरी का मतलब है कि जो भी आप गणना करने के बाद चीजों को सेव करना चाहते हो, वो सेव कहाँ पे होगी, मेमोरी में होगी।
नेक्स्ट, रजिस्टर का मुख्य कार्य है, रजिस्टर का मुख्य कार्य अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश को संग्रह करने के लिए। देखो यहाँ पे, जैसे ये सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर कुछ छोटी सी मेमोरी रहती है, छोटी मेमोरी, ये रजिस्टर होते हैं वो बिल्कुल छोटी मेमोरी होती है। रजिस्टर का मतलब होता है बहुत छोटी मेमोरी। तो इनका काम क्या है, जैसे सीपीयू कोई भी काम कर रहा है और उसको कोई डेटा है जिसको कुछ समय के लिए यहाँ पे रखना है, कुछ समय के लिए यहाँ पे रखना है, तो उसके कारण उनको किसको उपयोग में लेता है, रजिस्टर को उपयोग में लेता है। रजिस्टर में क्या रखेगा, कुछ समय के लिए डेटा रखेगा, वो अस्थायी रूप से रखेगा, फिर जैसे ही उसको वापस डेटा को यूज में लेना होगा, यहाँ से डेटा ये वापस निकाले। तो रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है और इसका काम क्या है, अस्थायी रूप से डेटा व निर्देश को रखने के लिए या फिर संग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट, मेमोरी। अब देखो, मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक मेमोरी, दूसरी बाह्य मेमोरी। आंतरिक मेमोरी के मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है या फिर इसे प्राथमिक मेमोरी भी बोला जाता है। अब देखो, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली अस्थायी और दूसरी है स्थायी। अस्थायी का मतलब है कि जैसे आपकी पावर ऑन गई या फिर पावर आपने बंद की, यहाँ पे जो भी मेमोरी थी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। दूसरी स्थायी मेमोरी, उसका पावर पे फर्क नहीं पड़ता, ये मेमोरी हमेशा स्थायी रहेगी, चाहे आपकी पावर ऑन है या ऑफ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा आपके पास मेमोरी रहेगी। अस्थायी मेमोरी में आपके पास रैम है और स्थायी मेमोरी में आपके पास क्या है, रोम। और बाह्य मेमोरी में जैसे आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मिलेगा, आप जो सीडी डीवीडी यूज में लेते हो वो मिलेगा, आपके हार्ड डिस्क है, वो एग्जाम्पल। तो देखो क्वेश्चन क्या था पहला, रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, अस्थायी रूप से डेटा को या निर्देश को रखने के लिए। अब देखो, रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है रोम। रोम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। उससे पहले देखो ये आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन ये बता देता हूं मैं कि रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। रैम भी दो प्रकार की होती है, एक एस रैम और डी रैम। एस का मतलब है यहाँ पे स्टैटिक, एस का मतलब है ठीक, और डी का मतलब है यहाँ पे डायनेमिक। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रैम कितने प्रकार की होती है, एस रैम या डी रैम, या फिर आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, फिर या फिर डी रैम की फुल फॉर्म क्या है। अगला, रोम में सामान्यतः क्या संग्रहित होते हैं, रोम का क्वेश्चन नहीं देखा ना। देखो, रोम में क्या संग्रहित होता है, रोम में होता है बूटिंग प्रोग्राम। रोम में क्या संग्रहित होता है, बूटिंग प्रोग्राम। बूटिंग प्रोग्राम का ये मतलब है जैसे ही आपने कंप्यूटर चालू किया, तो जैसे ही कंप्यूटर चालू होगा तो आपको 15-20 या फिर 30 सेकंड लगेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। उस दौरान कोई ना कोई बैकग्राउंड में प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोग्राम। ये किस लिए चालू होता है, कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए जो जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी प्रोग्राम चलाना होता है वो इसके अंदर आता है। तो रोम में क्या स्टोर रहता है, रोम में बूटिंग प्रोग्राम स्टोर रहता है। नेक्स्ट, बायोस का पूरा नाम क्या है, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी कहाँ स्टोर रहता है, बायोस कहाँ पे सेव रहता है, बायोस रोम के अंदर सेव रहता है। बायोस भी कहाँ सेव रहेगा, रोम के अंदर सेव रहता है। नेक्स्ट, रोम के प्रकार हैं। देखो, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको रीड कर सकते हो, उसको राइट नहीं कर सकते हो। देखो, रीड का मतलब है आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, उसमें लिख नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। रोम के कुछ प्रकार होते हैं जिनमें अपन राइट भी कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं। रोम के 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। देखो, पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इसमें ऐसा होगा कि सिर्फ आप एक बार ही लिख सकते हो, एक बार ही लिख सकते हो। एक बार लिखने के बाद इस मेमोरी को आप वापस से नहीं लिख सकते, इसमें एक बार जो डेटा लिख दिया वो सिर्फ वही डेटा रहेगा, इसे बोलते हैं प्रोम। उसके बाद में आता है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल, उसके बाद में तो ये सेम ही है, प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल का मतलब है इस मेमोरी में आप बार बार लिख सकते हो और बार बार नया डेटा डाल सकते हो। और इसमें जो भी इरेजेबल होगा, मतलब आपको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ेगी, तो अपन पेरा बैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। पेरा बैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें डेटा को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। फिर लास्ट में है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसमें जो इरेजेबल होता है वो किससे होता है, इलेक्ट्रिकली होता है ना। इसमें जो डेटा इरेज होगा वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली डेटा इरेज होगा। तो देखो, रोम 3 प्रकार की है, पहला पी रोम, दूसरा है ईपी रोम और लास्ट में है डबल ई पी रोम। पी रोम में सिर्फ एक ही बार डेटा को आप लिख सकते हो, उसको बाद में उसको आप इरेज नहीं कर सकते, इरेज का मतलब उसको मिटा नहीं सकते।
जबकि फिर है ईपीरोम। ईपीरोम में डेटा आप इरेज कर सकते हो और इसमें जो भी डेटा इरेज होगा वो पेराबैंगनी या फिर यूवी किरणों के माध्यम से होगा। फिर है डबल ईपीरोम, इसमें जो डेटा वो इरेज होगा वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक माध्यम से होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? देखो, जो कैश मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, बाकी सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी रोम हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट, निम्न संख्या प्रणाली के आधार से मिलान कीजिए। आपको कंप्यूटर में या फिर 9th क्लास की पहले चैप्टर में आपको 4 तरह की संख्या प्रणाली दी गई है और इनका आपस में कन्वर्जन भी दिया गया है। कन्वर्जन का ये मतलब है कि आपको बाइनरी से ऑक्टल में बदलना आना चाहिए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, मतलब किसी भी संख्या प्रणाली को आपस में बदलना आना चाहिए। लेकिन आपके लिए ये जरूरी है कि हर संख्या को आपको आधार का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने ऐसे लिखा है 110 और यहाँ पे लगा दिया 2, फिर मैंने लिखा 110, यहाँ पे लगा दिया 8, फिर मैंने लिखा 110, यहाँ पे लगा दिया मैंने। देखो, कोष्टक के बाहर जो चीज लिखी है इसे बोलते हैं आधार। ये क्या बोला जाता है? तो इसका आधार कितना हो गया? 2, इसका आधार कितना है? 8, और इसका आधार कितना है? 10। आधार अपन को एक चीज बताता है कि इसमें कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक कितने होंगे? 10। कुल अंक कितने होंगे इस संख्या प्रणाली में? 10 होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 से लगा के 9। देखो, आधार 8 है, मतलब कुल अंक कितने होंगे? 8 होंगे। कौन कौन से? 0 से लगा के 7। आधार 2 है, इसका मतलब कुल अंक 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 से लगा के 1, 0 और। तो आपको ये याद रखना है, जो बाइनरी संख्या प्रणाली रहती है उसका आधार रहता है 2। जो ऑक्टल संख्या प्रणाली रहती है जिसका आधार रहता है 8। जो दशमलव संख्या प्रणाली है उसका आधार रहता है आपके पास 10, और हेक्साडेसिमल का आधार रहता है 16। ये आपको याद रखना है कि अलग अलग संख्या प्रणालियों के अलग अलग आधार हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो, कंप्यूटर दो चीजों से बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर आपने देखा होगा, सीपीयू आपका एक हार्डवेयर में आता है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर में आता है, और सॉफ्टवेयर जिसको अपन छू नहीं सकते, वो छू नहीं सकते इसका मतलब क्या रहेगा? वो सेट ऑफ प्रोग्राम रहेंगे जिन्हें अपन यूज में लेते हैं। देखो, मान लो आपके पास कंप्यूटर में प्रिंटर है एचपी का। मान लो आप एचपी का नया प्रिंटर लाए हो, तो आप जैसे ही उसको कंप्यूटर में लगाओगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आपको इस प्रिंटर के अकॉर्डिंग उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने यदि उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके बाद भी वो प्रिंटर आपका काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है। तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना रहता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब है वह सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें अपन छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? देखो, कंप्यूटर को कोई भी काम करना है, तो क्या होगा? इसके लिए कंप्यूटर को क्या देना पड़ेगा? निर्देश देना पड़ेगा ना, कि ये वाला काम आपको करना है। और इन निर्देशों को क्या बोलते हैं? अपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इन निर्देशों को अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर तभी कार्य करेगा जब उसे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रिंटर है वो एचपी का लाया है, लेकिन आपने किसी दूसरी कंपनी का है वो इंस्टॉल कर लिया है उसका सॉफ्टवेयर, तो उस समय में वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है? ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से भाग है? पहला तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भाग है। दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये सारे के सारे इसके भाग हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कंप्यूटर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? देखो, पहली होती है मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा। उसके बाद में आती है असेंबली भाषा, और फिर उसके बाद में आती है उच्च स्तरीय भाषा। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अपन और क्वेश्चन लेके आएंगे, और ये सीरीज अपन चलाते रहेंगे। आपको सारे के सारे जितने भी आपकी बुक्स हैं, कंप्यूटर साइंस की बुक्स है, उसके एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे। धन्यवाद।